ब्लैक होल में इतना भी अंधेरा नहीं। सन 1970 से पहले स्टीफन हॉकिंग ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रदान करते हुए बिग बैंग के अस्तित्व पर अधिक ध्यान दिया। लेकिन इसी वर्ष नवंबर के माह में अपनी बेटी लूसी के जन्म के बाद उन्होंने ब्लैक होल के अस्तित्व पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। उस समय ब्लैक होल्स को एक परिभाषा नहीं मिल पाई थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल को घटनाओं का एक ऐसा समूह बताया जिसके अंदर से निकलकर बहुत दूर तक जाना मुमकिन नहीं है। आगे चलकर स्टीफन हॉकिंग द्वारा दी गई इस परिभाषा को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए कहा जा सकता है कि एक ब्लैक होल के अंतिम छोर पर प्रकाश की वो किरणें मौजूद होती हैं जो ब्लैक होल से निकलने में सफल रहती हैं। ये किरणें हमेशा इसी तरह ब्लैक होल के अंतिम छोर पर पड़ी रहती हैं। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि आप पुलिस से बचकर भाग रहे हैं और पीछे पड़ी पुलिस से आप एक कदम आगे भी हैं, लेकिन उससे पीछा छुड़ाकर निकल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह ब्लैक होल के अंतिम छोर पर मौजूद प्रकाश की किरणें कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती हैं। अगर ऐसा होता तो आखिर में ये एक दूसरे से टकराकर वापस ब्लैक होल में समा जाती। इसे भी पुलिस के उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए जब आप पुलिस से बचकर भाग रहे हों और उसी समय उल्टी दिशा से भी कोई दूसरा व्यक्ति पुलिस से बचकर भागते हुए आपसे टकरा जाए, तो निश्चित रूप से आप दोनों ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल के अंतिम छोर पर मौजूद किरणें एक दूसरे से कभी टकराती नहीं हैं। इसीलिए ब्लैक होल के अंतिम छोर का आकार हमेशा एक समान रहता है। ये बढ़ भी सकता है, लेकिन इसके आकार में कमी नहीं आ सकती है। ब्लैक होल के अंतिम छोर का आकार उस समय बढ़ सकता है जब ब्लैक होल में रेडिएशन या बाहरी पदार्थ समा जाएं। अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे से टकराकर मिल जाएं, तो उस स्थिति में ब्लैक होल के बाहरी छोर का आकार बढ़ना तय है। ब्लैक होल के बाहरी छोर के इस व्यवहार से ब्लैक होल के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती थी। जब स्टीफन हॉकिंग ने इसकी खोज की, तो वो पूरी रात सो नहीं सके और अगली सुबह जागते ही अपने साथी रॉजर पेनरोज से इसके बारे में चर्चा की। वो स्टीफन हॉकिंग की बात से पूरी तरह सहमत हुए। इसके बाद स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल के बाहरी छोर के व्यवहार के आधार पर ब्लैक होल के अंदर की स्थितियों पर अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय के बाद स्टीफन हॉकिंग ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि परिभाषा के अनुसार जिस ब्लैक होल से बचकर कुछ भी नहीं निकल सकता है, वो रेडिएशन छोड़ रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन था? इसका जवाब क्वांटम थ्योरी के जरिए मिलता है। क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन दरअसल ब्लैक होल के बाहरी छोर के पास मौजूद खाली स्थान से उत्पन्न होती है। लेकिन अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के बाहरी छोर पर मौजूद ये खाली स्थान वाकई खाली स्थान नहीं होता है। ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ये प्रतीत होता है कि खाली स्थान से निकलने वाले रेडिएशन ब्लैक होल से निकल रहा है। हालांकि खाली स्थान से निकलने वाले रेडिएशन के लिए ब्लैक होल ही जिम्मेदार है, इसीलिए इसे ब्लैक होल का रेडिएशन कहा जाता है। ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन का अनुमान लगाने के लिए क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दोनों का ही सहारा लिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक अनुमान के लिए दोनों थ्योरियों का सहयोग लिया गया हो। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपने अध्ययन के नतीजे ऑक्सफोर्ड के नजदीक मौजूद रुदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी में सबके सामने रखे, तो उनसे कई विद्वान असहमत हुए। लेकिन अंत में उन्हें ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि अगर क्वांटम थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उनके विचार सही हैं, तो ब्लैक होल से रेडिएशन भी निश्चित तौर पर उत्पन्न होगा। ब्लैक होल से बाहर जाने वाली रेडिएशन की पॉजिटिव एनर्जी ब्लैक होल के अंदर आने वाली नेगेटिव एनर्जी के कणों के जरिए बैलेंस हो जाती है। लेकिन आइंस्टाइन के मशहूर E=mc² फॉर्मूले के अनुसार जब भी नेगेटिव एनर्जी वाले पार्टिकल ब्लैक होल में प्रवेश करते होंगे, तो उसका आकार निश्चित तौर पर घट जाता होगा। एक ब्लैक होल का आकार जितना कम रहेगा, उसका तापमान उतना ही अधिक होगा। जब ब्लैक होल में तापमान और उससे निकलने वाले रेडिएशन की मात्रा बढ़ती है, तो उसका आकार घटने लगता है। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि जब ब्लैक होल आकार में बेहद छोटा हो जाता है, तो फिर क्या होगा।
लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है ऐसा होने पर ब्लैक होल एक जबरदस्त रेडिएशन के धमाके के साथ विलुप्त हो जाएगा। ये धमाका करोड़ों हाइड्रोजन बमों के एक साथ फटने से भी अधिक भयंकर हो सकता है। ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन से साबित हो चुका है कि गुरुत्वाकर्षण से नष्ट होना अंतिम अवस्था नहीं है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल में समा जाता है तो ब्लैक होल का आकार बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ा हुआ आकार रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष को वापस मिल जाएगा। वो अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन यकीनन इस प्रकार कोई भी अमर होना नहीं चाहता होगा। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल से निकलने वाली वस्तुओं के बारे में जानने के लिए मैंने जिन अनुमानों का उपयोग किया है वो केवल तब तक काम करेंगे जब तक ब्लैक होल का द्रव्यमान 1 ग्राम से अधिक रहेगा। इसीलिए जब ब्लैक होल अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होगा और उसका आकार सिमटकर न्यूनतम रह जाएगा, उस समय उसके बारे में कोई भी अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होगा। मुमकिन है कि इसके बाद ब्लैक होल कम से कम हमारे यूनिवर्स से तो गायब ही हो जाए और अपने साथ अंतरिक्ष यात्री या अगर कोई सिंगुलैरिटी की अस्तित्व है तो उसे भी अपने साथ लिए जाए।